नमस्कार। आज से जेई मैथ्स की हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए बैठा नहीं हूँ और ये जो वीडियो सीरीज बनने वाला है ये भी सबके लिए नहीं होगा। ये कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होगा जो जेन्युइनली जेई जेई की तैयारी करना चाहते हैं। ये वे सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ऐसे ही चिल करने के लिए यूट्यूब में आते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये वीडियो तभी देखना जब आपको लगे कि आप जेई की तैयारी सच में करना चाहते हो। यह बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है आगे से। ये सीरीज उन बच्चों के लिए होगा जो सीधे सीधे तौर पर जेई एडवांस की तैयारी करेंगे या फिर जेई मेंस की तैयारी करेंगे, और उनके लिए ही ये वीडियो सीरीज तैयार किया जा रहा है। ये मैं पहले आपको बता दूं, मुझे आईआईटी जेई पढ़ाने का मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 10 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे आईआईटी जेई पढ़ाते हुए। अभी फ़िलहाल मैं साउथ के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में आईआईटी जेई के फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूँ भाई। आपको अगर सही लगे, आपको लगे अच्छा, तभी देखिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको पसंद आए तो ही देखना, अगर पसंद नहीं आए तो बिल्कुल मत देखना। और ये वो बच्चे तो कभी मत देखना जिन्हें चिल करना है। यहाँ पर सारी सीरियस चीज़ें बताई जाएंगी भाई। यहाँ पर कोई भी फालतू की बकवास नहीं होगी। सीधी तौर पर हम उसी बारे में बात करेंगे जो आपके जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं होगा, कोई चुटकुले नहीं सुनाए जाएंगे, यहाँ पर मजाक मस्ती भी नहीं होगा, क्योंकि मस्ती करते हुए आईआईटी निकालना इम्पॉसिबल है। तो आपको अगर ये लगे कि नहीं भाई चिल करते हुए आराम आराम से मजाक मजाक में आईआईटी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मजाक मजाक में जिंदगी जरूर निकल जाएगी भाई। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है भाई। ये दिमाग में साफ रखना है कि आपको पढ़ाई ही करना है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना है। तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। मैंने इतने सालों से जो भी देखा है कि किन बच्चों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन बस उन्हीं बच्चों का होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत से तैयारी करते हैं और बहुत डेडिकेटेडली स्टडी करते हैं। उन बच्चों का आईआईटी कभी नहीं होता जो मजाक करते रहते हैं कि चलो भाई मस्ती करेंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे और मजाक करेंगे। ऐसे आईआईटी का सिलेक्शन नहीं होता है। सीधी सीधी बात है। फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा। आप समझदार हैं भाई, आपको समझते हुए चलना है। और अगर अगर आप समझते हुए चलेंगे तो ही आपको फायदा होगा, आपकी सिलेक्शन होगी, और नहीं तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगी। और ऐसे ही आप जिंदगी भर मस्ती करते रह जाएंगे। बात कड़वी हो सकती है लेकिन यह सच है। ये बातें जो जेन्युइन जो पढ़ाने वाला बंदा होता है वही बोलेगा। ये यूट्यूब में मुजरा करने वाले नहीं बताएंगे, ठीक है ना। मैं किसी को कोई टिप्पणी, कोई टीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा। सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बस यही बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट की व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मजाक मस्ती करने से आईआईटी की सिलेक्शन नहीं होती भाई। अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पर जाके भाई मजाक चल रहा है, भाई एंजॉय कर रहे हैं, स्टडी में मस्ती हो रही है, तो वो आईआईटी की क्लास नहीं है। सीधी सीधी बात है। क्योंकि आईआईटी की सिलेबस इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि अगर साल भर भी पढ़ते रहेंगे, 2 साल कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे, फिर भी सिलेबस निकालना मुश्किल है। क्योंकि कंसेप्ट तो कुछ ही है।
लेकिन उसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा है और इतने तरीके से दिमाग को खोलना है आपको, ताकि कुछ भी सवाल आए वो सवाल आपसे झट से हो जाए। और आईआईटी कोई बकवास सवाल कभी नहीं पूछता, वो बिल्कुल बेसिक सा सवाल पूछता है, बेसिक से ही सवाल पूछता है, और बेसिक ही गलत होती है लोगों की। आपको ये चीजें दिमाग में बहुत अच्छे से डाल देना है, और इसके बाद ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। कौन सी किताब चाहिए, कौन सी किताब नहीं चाहिए, इसके बारे में भी बात हम कर लेंगे। हालांकि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उनकी मॉड्यूल स्टडी कर लें, वही बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर कुछ किताबें मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज से जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की, उसमें आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर काम में लेंगे, वो है डिटर्मिनेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। मीनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेंट कोई मैथ्स नहीं है, कोई फिजिकल चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये एक तरीका है। ये बस एक किसी चीज को लिखने का तरीका है। क्या तरीका है वही हम समझने जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना। इफ टू इक्वेशंस आर गिवन, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन ऐसा है कि a1x प्लस b1y, सॉरी सिंपल सा ले लेते हैं, b1 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। और एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, a2x प्लस b2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों इक्वेशन का जो है एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, इन दो इक्वेशन का हमें एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है, हमें x निकालना है, ठीक है। क्या निकालनी है, x। तो अगर हम नाउ इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर हम x की वैल्यू निकालें, नाउ इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर हम यहां पर x की वैल्यू निकालें, दो इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू दो अलग अलग इक्वेशन से दो अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, पहले इक्वेशन से हम निकालते हैं भाई, a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर हम लिखेंगे तो लिख पाऊंगा a1x इक्वल टू माइनस b1, और फिर x1 बराबर, सॉरी माय बैड, x बराबर मैं लिख पाऊंगा माइनस b1 बाई a1। और ऐसे ही अगर हम जो x का वैल्यू है वो दूसरे इक्वेशन से निकालेंगे, अगर हम दूसरे इक्वेशन से निकालेंगे तो निकाल लेता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें कुछ भी नहीं, x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, a2x प्लस b2 इक्वल टू 0 लिख लेना है। b2 को उधर लेके जाना है तो मैं लिख पाऊंगा a2x माइनस b2, और यहां से x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा माइनस b2 बाई a2।
ठीक है। अब अगर हम x की जो भी वैल्यू निकली है भाई उसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x। अगर यहाँ पर x की जो वैल्यू निकली है भाई उसे हम कंपेयर करेंगे, तो अगले पन्ने पे चले जाते हैं। तो नाउ कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर हम x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस बी वन बाई ए वन इक्वल टू माइनस बी टू बाई ए टू। अब माइनस माइनस में कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास आएगा बी वन ए वन इक्वल टू बी टू ए टू। और अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिख पाऊंगा ए वन बी टू माइनस, और बराबर लिख लूंगा ए टू बी वन, और इसी को इधर लेके आऊंगा तो लिख पाऊंगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये क्या है? ये एक कंडीशन है। ये जो मैंने लिखा है अभी, ये क्या है? ये कंडीशन है। किस की कंडीशन? अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, अगर मेरे पास दो इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन इक्वल टू 0 और ए टू एक्स बी टू इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में इन दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन कब निकलेगा? जब ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू 0 होगा। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ही इन दोनों का हमें एक कॉमन इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना, एक कॉमन वैल्यू मिलेगा एक्स का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसी चीज को मैंने जो यहां पर लिखा है ना, इसी को लिखने का एक तरीका है और, ठीक है, इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम लिख लेंगे कि ए वन बी वन ए टू बी टू। और जैसे ही हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, इसी को लिख रहे हैं भाई, ठीक है ना, ये बराबर 0। तो इसी को लिखने का एक और तरीका हो गया ये, ठीक है, ये मेथड ऑफ राइटिंग हो गया। ये क्या है? ये है एक मेथड ऑफ राइटिंग है। अब ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये जो भी हमने यहां पर लिखा है, ये जो भी हमने यहां पर लिखा है, ये जो लिखा है, ये एक मेथड ऑफ राइटिंग है। क्या है ये एक लिखने का तरीका है बस। ये कुछ भी नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बस लिखने का तरीका है। और इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। यहां पर जो भी लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैं दोबारा से लिख लेता हूं इसे ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। यही चीज, यही जो मेथड ऑफ राइटिंग है, इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो इसी चीज को लिखने का जो तरीका है वही हो गया डिटर्मिनेंट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताओ भाई कि तुम्हें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 3450। ये जो भी मैंने यहां पर लिखा है, ये एक डिटर्मिनेंट है। और इस डिटर्मिनेंट, मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट और कुछ भी नहीं, लिखने का बस एक तरीका होता है, लिखने का एक तरीका होता है। तो आपको इस डिटर्मिनेंट का, और कोई भी डिटर्मिनेंट हम लिखे ना, इसका एक वैल्यू निकल के आता है। ये कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका एक वैल्यू निकल के आता है और आपको यहाँ पर इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत आराम आराम से सोचना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो डिटर्मिनेंट हम लिख लेंगे,
तरीका है तो ये डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालने के लिए चीज़ें बहुत आसान है, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। इसे इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हम 3 into 1 करेंगे और फिर -4 into 5 करेंगे, ठीक है ना। 3 into -1 करेंगे, सॉरी 3 into -1, फिर -4 into 5 into 4 करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी को तो हमने लिखा था A2 A1 B2, यहां पर देखिए A1 B2 -A2 B1, इसी चीज को तो हमने इस तरीके से लिखा था A1 B2 A2 B1, इसी चीज को यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया था। तो यहाँ पर भी ओपन करते वक्त हमें यह दिमाग में रख के करना है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए निकालना है। अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, हमें क्या करना है, 3 into -1 कर देंगे, 3 into -1 -5 into 4। तो यहां पर अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into -1 -3, और ये हो जाएगा -20। तो आंसर जो आएगा वो आएगा -23। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। तो डिटर्मिनेंट, इससे क्या समझ में आता है, डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं है, डिटर्मिनेंट बस एक नंबर को लिखने का एक तरीका है, और इसको सॉल्व करने पर एक हमें वैल्यू मिलता है, और उसका वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल नहीं, कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं भी हो सकता है, तो एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं इस बार तो आप निकाल ही लेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं डिटरमिनेंट दे रहा हूं और आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको खुद से ये वैल्यू निकालना है। नंबर में दे देता हूं 2 -1 और 5 0, इसका वैल्यू आपको निकालना है। वीडियो को पॉज करते हुए आप पहले इसका वैल्यू निकालिए। आप खुद से नहीं निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। इसे पॉज कर दीजिए और आप इसका वैल्यू निकालिए। उम्मीद करता हूं सबका वैल्यू निकल गया होगा, फिर भी मैं एक बार कर लेता हूं, ठीक है ना। एक बार मैं लिख ही लेता हूं, 2 -1 5 और 0, और अभी मैं एक बार इसका वैल्यू निकाल के देखता हूं क्या आपके साथ मैच करता है कि नहीं। तो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले 2 into 0 करना होगा, फिर 1 into -1 into 5 करना होगा। तो पहले कुछ भी नहीं है, ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो 2 into 0 -(-1 into 5), ये हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 2 into 0 तो 0, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर जो है 5 हो जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे किसी भी एक डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब ये जो भी हमने लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा है, ये एक 2/2 डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। ये एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, ठीक है, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है। ये किसका डिटरमिनेंट, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें मैं लिखूंगा, सारी बातें आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये यूट्यूब चैनल ऐसे ही मस्ती करने के लिए ओपन नहीं किया है। तो सारी बातें यहाँ पर मैं बताता हुआ चलूंगा, सारी बातें बताता हुआ चलूंगा, और आप जैसे सीख ले छोटी छोटी बातें, सब बातें समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात, डिटर्मिनेंट, इस टाइप की डिटर्मिनेंट जो होती है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टाइप, A1 A2 B1 B2 is called determinant
ऑफ ऑर्डर 2। तो इस तरीके का अगर 2 बाई 2 का है, मतलब इधर भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो इससे ऐसे डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। ये भी लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि उसमें 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 means it has 2 rows and 2 columns. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बार बात बता देता हूं, अगर यहाँ पर इस तरीके का कोई डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, अच्छा मैं जो बोल रहा था, देखिए ये रो कहलाता है, ये एक रो, ये दूसरा रो, 2 रो हो गया, और ये 2 कॉलम हो गया। तो 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम अगर है तो ये 2 बाई 2 में डिटर्मिनेंट या फिर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कहलाता है। अगर इस तरीके से 2 डंडे के बीच में एक ही नंबर लिखा हो तो ये ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 है, ये ऑर्डर 1 का एक डिटर्मिनेंट है, और इसका वैल्यू एंड इट्स वैल्यू, और इसका जो वैल्यू है ना वो वही नंबर हो जाता है भाई। ठीक है, इसका वैल्यू जो है, इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये मॉड 2 का वैल्यू 2 ही हो जाता है। ठीक है, अगर सॉरी डिटर्मिनेंट 3 अगर होगा तो डिटर्मिनेंट 3 का वैल्यू भी डिटर्मिनेंट 3 होगा। तो अगर ऑर्डर 1 का कोई डिटर्मिनेंट है तो अंदर जो भी नंबर लिखा है वही उसका वैल्यू हो जाता है। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास जो है 3 इक्वेशंस है। ठीक है, वी हैव 3 इक्वेशंस एंड वी हैव टू फाइंड, हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं और 3 इक्वेशन भी लिख लेते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, मान के चलिए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ऐसे ही तीसरा एक इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, a3x b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब ये 3 इक्वेशन है और हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इतना तो पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है भाई, ये क्लास किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए नहीं है कि जिसको कुछ भी नहीं आता ऐसे मस्ती करने के लिए आ गए यहाँ पर, नहीं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जैसे जितने भी बच्चे होंगे, जितने बच्चे देख रहे होंगे, उनको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनना। अब मान के चलिए मुझे पहले लास्ट दिख के जो 2 इक्वेशन है इनका एक सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, इन दोनों का मुझे सॉल्यूशन निकालना है। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, सो इन दोनों का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है,
using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इनका सॉल्यूशन देखो, किसी भी इक्वेशन एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कुल 4 तरीके होते हैं, उनमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरीका होता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, और इसे यूज करने के लिए हमें पता है किस तरीके से यूज सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इतना तो हमें पता ही है। तो ये पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे, यही चीज मैं दूसरे पन्ने पे कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी कर लेता हूं, मैं उसको कॉपी कर लेता हूं, अगले पन्ने में समझा देता हूं ताकि आपको चीजें बहुत आराम आराम से समझ में आ जाए। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या लिख पाऊंगा, ये देखना जरा। मैं ये लिख सकता हूं, मैं यहां पर ये जरूर लिख सकता हूं ना, x डिवाइडेड बाई, हमें पता है कि x को ढक देना है, ठीक है ना। अभी के लिए मान के चलिए x यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। और आपको क्या करना है, B2 से C3 को मल्टीप्लाई करना है और माइनस डाल के B3 इंटू C2 करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। जो वेरिएबल लेते हैं उस टर्म को भूल जाते हैं, वो नहीं होता, और बाकी बचे हुए कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, B2C3 माइनस B3C2। तो यही लिख लूंगा मैं, B2C3 माइनस B3C2। ऐसे ही यहां पर माइनस वाई, यही लेते हैं ना, पहले एक्स लेते हैं फिर माइनस वाई लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। अब वाई वाले टर्म को भूल जाएंगे, वाई वाला टर्म नहीं होगा क्रॉस, बाकी A2C3 और A3C2 लिख लेंगे। इसी तरीके से तो लिखते हैं A2C3 माइनस A3C2, और फिर इक्वल साइन देके यहां पर एक 1 लिख लेंगे। फिर कांस्टेंट टर्म को भूल जाएंगे, मन ही मन मान लेंगे कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, और फिर A2B3 और A3B2 लिख लेंगे। A2B3 माइनस A3B2 लिख लेंगे। बस इतना हमें पता है, इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन लिखने को सीखा है। अब x निकालना चाहेंगे तो यहां से वहां लेके जाएंगे और कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक बात है कि अभी अभी हमने सीखा था कि इसी चीज को देखो, यहां पर जो हमने लिखा था ना, इसी चीज को, ये जो है A1B2 माइनस A2B1, इसी चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A1B2 माइनस A2B1, इसी चीज को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इस तरीके से लिखेंगे A1B2 मतलब A1B2, इस तरीके से लिखेंगे A1B2 A2B1, A1B2 A2B1, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना। तो यहां से अगर मैं डिटर्मिनेंट लिखने के बारे में सोचूंगा तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, x डिवाइडेड बाई, पहले B2 ये C3 और ये B3 C2 हो जाएगा। ये हो गया एक डिटर्मिनेंट। ये तो लिखने का तरीका होता है। या फिर हम अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, B2 B3 को एक रो में, एक कॉलम में, और फिर C2 C3 को दूसरे कॉलम में। अब जैसे अच्छा लगे वैसे लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लिखने से मतलब है होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो लिखा है इसको भी तो लिख सकते हैं, A2C3 माइनस A3C2, इसी को तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, A2C3 और A3C2। ये फिर से एक डिटर्मिनेंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया। अब इसको दोबारा से एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, A2B3 और A3B2, ये एक और डिटर्मिनेंट हो गया।
अब यहां से अगर मैं x का वैल्यू लिखूंगा, x बराबर क्या लिख पाऊंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यही देखो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम वैल्यू निकालते थे ना, उसी को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंडम कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनेंट लिखने का एक तरीका है बस। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है? एक चीज को लिखने का तरीका है। ठीक है, तो लिखने का तरीका है, और इसे अगर हम निकालेंगे इसका वैल्यू, तो इसका कुछ वैल्यू निकल के आएगा, और कैसे आता है वो भी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में भी हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहां से अगर हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके अगले पन्ने पर लेके जाऊंगा और वहां पर x और y का वैल्यू निकालूंगा। चीजें बहुत आराम आराम से समझना, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चे होने चाहिए, ये सभी के लिए नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर बार बार डिमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूँ। और सर जो आईआईटी वाले होंगे ना, जो आईआईटी में जाना चाहते हैं, जो फ्यूचर इंजीनियर्स है, उनके लिए चीजें ऐसी हैं कि उन्हें सच जो है वो सुनने का क्षमता होना चाहिए। अगर यू आर नॉट एबल टू, और यू आर नॉट रेडी टू हियर द ट्रुथ फ्रॉम द टीचर, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू एन आईआईटी। आईआईटी में आईआईटी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आगे चल के। तो यहीं से अगर मैं एक्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो सीधी सीधी बात है, मैं यहां पर इन दो टर्म को लूंगा और इसको उठा के वहां पटक दूंगा। इतना तो आता ही होगा। तो आप देखिए, इसको अगर उठा के वहां पर पटक दूंगा, तो यहां पर एक्स का वैल्यू जो आएगा, एक मिनट, तो एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं, मैंने क्या किया भाई, इन दोनों को इक्वेट किया और इसको उठा के वहां पटक दिया, तो एक्स बराबर हो जाएगा ना भाई, इस तरीके से। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा ऐसा। गलती से मैंने यहाँ पर माइनस नहीं दिया, यहाँ पर भी शायद माइनस नहीं दिया था, माइनस होना ही चाहिए। और यहीं से ऐसे ही अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा, तो y का वैल्यू जो निकलेगा वो भी इसको उठा के वहां पटक दूंगा ऊपर, तो नीचे वाला जो है इस तरीके से होगा। तो यहां से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से x और y का वैल्यू मैं उठा के इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है ना, ये हो गया x और y का वैल्यू। अब हमें x और y का वैल्यू मिल गया है भाई। ठीक है, दो इक्वेशन से, यहाँ पर दो इक्वेशन लिया गया था, ये जो दो इक्वेशन लिया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन दो इक्वेशन से हमें x और y का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब अगर यहाँ पर मुझे इन तीनों का सॉल्यूशन निकालना है, इन तीनों का सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो भी सॉल्यूशन निकला है, इन दोनों को सॉल्व करके जो भी x और y का वैल्यू निकला है, उसी को हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 में बिठा देना है। ठीक है, और बिठाने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो, तो ही x और y जो है इनका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इसे सेटिस्फाई तो करना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, x और y का जो भी वैल्यू निकला है, वही क्या करूंगा मैं, वो पहले इक्वेशन में बिठा दूंगा। और बिठा के अगर सेटिस्फाई हो रहा है भाई, अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो x और y इनका सॉल्यूशन है। तो देख लेते क्या कंडीशन निकल के बाहर आता है। अब कुछ नहीं, एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो मैं वहां पर बिठा दूंगा। ठीक है ना, कहां पर बिठा दूंगा, इक्वेशन 1 में बिठा दूंगा। तो लिख लेता हूं मैं, पुटिंग, आपको लिखते हुए चलना है भाई, ऐसा नहीं कि सुन रहे, यहां पर कहानी नहीं चल रही, प्रवचन नहीं चल रहा भाई। ठीक है, आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई in equation 1, we get, अब हमें क्या करना है, ये जो x और y का वैल्यू निकला है वो इक्वेशन में 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 तो था a इंटू a1 x, तो a1 इंटू, अब x का वैल्यू यहां से उठा लेंगे, यही यहां पर x का वैल्यू है ना, ये यहां से कॉपी कर लेंगे, मतलब यहां से उठा के वहां पर बिठा देना है बस। ठीक है, आप तो कॉपी नहीं कर पाएंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा भाई। ठीक है ना, तो लिखना, आप आराम से लिख लेना चीजें।
तो ये हो जाएगा a1 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है ये, प्लस b1 इंटू वाई, ठीक है ना। अब y का भी वैल्यू यहाँ पर देखिए, हमने y का वैल्यू निकाल रखा है यहाँ पर, तो y का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और उठा के वहां पर लिख लेंगे। आपको लिखना है y का वैल्यू, ठीक है ना, मैं कॉपी पेस्ट कर पा रहा हूँ, आपके लिए ये सुविधा नहीं है, ठीक है। और जो बचा है वो तो c1 है और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि अब देखिए ऐसा है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन एक डिनोमिनेटर है। अब अगर यहां पर देखो, देखिए तीन टर्म है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। अब तीनों को अगर मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब यहां पर जो भी डिटर्मिनेंट यहां पर लिखा है a2b3 और a3b2, a2b3 a3b2, इसको अगर मैं लिख लूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, इसको अगर मैं इससे अगर मैं दोनों ही सॉरी तीनों ही टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या उठ के आएगा वो जरा देखिए। यहां पर अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा a1 इंटू b2 c2 b3 c3, ये जो भी है b1 इंटू नीचे वाला, मतलब सॉरी तो मैं लिख पाऊंगा b1 इंटू a2 a3 c2 c3 प्लस c1 इंटू जो बचा हुआ होगा a2 a3 b2 b3 इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, 3/3 डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मुझे तीन इक्वेशन सॉल्व करना होगा, ठीक है ना, तो तीन इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो डायरेक्टली मैं यहां पर इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा अभी अभी, ये एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। ये जो भी मैंने यहां पर लिखा है ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। तो हमारे पास ये जो आ गया, ये एक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आ गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब अगर किसी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 जो है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो हम किस तरीके से ओपन करेंगे। हम इसे ओपन करते वक्त इस तरीके से ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे वो भी हम बात कर लेंगे, लेकिन आपको मतलब चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक क्या है, तीन इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जहां पर एक्स वाई दो वेरिएबल है, तीन इक्वेशंस है और हमें निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन और कंडीशन निकालनी है। तो वहां से हमें क्या मिल जाता है, हमें एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलता है, ठीक है ना। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और कुछ भी नहीं है, इसे ये भी एक लिखने का तरीका है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर नंबर्स को, एक पर्टिकुलर पैटर्न को लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप इसका आंसर जरूर निकालिएगा। अब इसका आंसर निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 -1 3 2 4 1 3 6 4। आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप निकाल लेंगे। निकालने के लिए मैं तरीका भी बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जिस तरीके से जिस पैटर्न को हमने 3/3 डिटर्मिनेंट कहा, एक तरीका है ना, एक चीज को लिखने का जो तरीका है, उसी को हमने बोला कि उसको, उस पैटर्न को हम 3/3 मैट्रिक्स, सॉरी, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखने का एक तरीका है। तो अब आप अगर हमें इसे ओपन करना है ना, तो इसे ओपन करने के लिए चीजें बहुत आसान है। इसे अगर हमें ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जिसको हमने इसका फॉर्म दिया था। ओपन करते वक्त, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते वक्त, जिसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा था, ओपन करते वक्त इसको, इस डिटर्मिनेंट को उस इनिशियल फॉर्म के रूप में ही लिखना पड़ेगा। अभी इसे कैसे लिखेंगे वो तरीका समझना थोड़ा ध्यान से। अगर हमें इसको ओपन करना होगा, तो ओपन करते वक्त हम किसी एक रो को लेंगे। मतलब पहले मान के चलिए यहाँ पर 1 ले लिया हमने, तो पहले हम 1 लिख लेंगे, 1 लिख लिया, इनटू, अब अगर हमने इस 1 को चूज किया है, तो ये जो पूरा पूरा रो है उसे हम छोड़ देंगे, और ये पूरा पूरा कॉलम जो है उसे छोड़ देंगे। मतलब जिस रो में 1 है उस रो को छोड़ देंगे, और जिस कॉलम में 1 है उसे छोड़ देंगे, और उसको छोड़ने के बाद जो भी बचा है उसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो भी बचा है, मतलब मेरे पास क्या बचा था, 4 1 6 4 बचा था, ठीक है ना। बस आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे दूसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा 2 है, तो लिख लेंगे -2। अब 2 ले लिया है, तो 2 जिस रो में है और 2 जिस कॉलम में है उसे छोड़ देंगे। उसे छोड़ के बाकी नंबर लिख लेना है, -1 3 और 6 और 4 लिख लेना है। ठीक है, -1 3 6 और 4। फिर ले लेंगे अगला टर्म, वो क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो 3 जिस रो में है या फिर 3 जिस कॉलम में है उसको हम छोड़ देंगे। छोड़ के जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, जरा सोचते हुए करना। तो लिख लेंगे 3 इंटू, ये बचेगा -1 4 और 3 और 1। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसी को ओपन करेंगे। ओपन करना बहुत आसान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तो 1 है ही, और ब्रैकेट के अंदर देखिए 4 4 जा, ये हो जाएगा 16, 4 इंटू 4। हमें ऐसे तो करना होता है, ये आपको सीख लेना है अभी। 4 इंटू 4 -1 इंटू 6, ठीक है, 4 इंटू 4 -1 इंटू 6, -2 लिख लेंगे। फिर से इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। -1 इंटू 4 3 इंटू 6, -1 इंटू 4 3 इंटू 6, -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 -3 इंटू 6 +3। अब फिर से इसे ओपन कर लेंगे, बहुत आसान है। -1 इंटू 1 3 इंटू 4, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -3 इंटू 4। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर 1 तो हो ही गया भाई, तो यहाँ पर 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख लेता हूँ मैं। 1 इंटू, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस हो जाएगा 1 इंटू 6 6 -2, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -18।
और ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -12। आगे बढ़ेंगे तो 1 इंटू 10 -2 इंटू -22 और हो जाएगा +3 इंटू -13। अब इसी को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 10 + 44 44 और हो जाएगा -39 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 15। तो इसी तरीके से अगर कोई 3/3 डिटर्मिनेंट दे रखा है तो इसे हमें इस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ओपन करते हैं। अब मैं एक और सवाल देता हूं और इसे आपको सॉल्व करके बताना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए और बताइए जरा ध्यान से। मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको क्वेश्चन लिखते ही वीडियो को पॉज कर देना है और पॉज करके फिर खुद से ट्राई करना है। ऐसे नहीं कि आप बस यहाँ पर देखते रहें कि वीडियो में क्या चल रहा है। यहाँ कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। आपको खुद से करना है, आप करेंगे तभी सीख पाएंगे और नहीं तो फिर मुश्किल बढ़ती जाएंगी आपके लिए। तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1 2 3 -1 4 6 और ये हो गया 3 1 4। अब कृपया इसका वैल्यू निकालिए जल्दी। वीडियो को पॉज करिए और करने के बाद आप कृपया इसका आंसर निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने का यही तरीका है, सबसे आसान तरीका तो वही है, मैंने पहले बोला था। अब क्या है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 लिख लिया तो 1 लिख लिया तो 1 जिस रो पे है उसे भूल जाएंगे और जिस कॉलम में है उसे भूल जाएंगे। 1 को लिया है तो 1 जिस रो में है उसे भूल जाएंगे, 1 जिस कॉलम में है उसे भूल जाएंगे और बाकी बचा हुआ जो भी है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है ना, उसे हम लिख लेंगे। चलिए लिख लेता हूं मैं। क्या बचा है, बहुत आसानी बात है, आसान सी बात है। देखिए मेरे पास बचा है इंटू 4 6 1 4 प्लस -1 इंटू, अब -1 लेंगे तो जिस रो में -1 है उसे भूल जाएंगे और जिस कॉलम में -1 है उसे भी भूल जाएंगे। -1 ले लिया तो इस रो में है उसे भूल जाएंगे और जिस कॉलम में है उसे भूल जाएंगे। तो और बाकी बचा हुआ जो भी है वो लिख लेंगे। अब बाकी क्या बचा है भाई, 2 3 1 4, तो ये हो गया 2, ये 3, ये 1, ये 4। फिर हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब क्या है, एक मिनट दीजिए मुझे। अब हमने 3 ले लिया है भाई। ठीक है, क्या ले लिया है, 3। अब 3 लिया है तो 3 जिस कॉलम में रो में है और 3 जिस कॉलम में है उसे छोड़ देंगे, बाकी बचा हुआ जो भी है वो लिख लेंगे। अब क्या बचा है, 3 इंटू, अब जो बचा है क्या बचा है, 2 3 4 6 बचा है, लिख लेंगे। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको ओपन करते ही, एक्सपांड करते ही हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, पहले जैसे तो करना है, 1 लिख लेंगे और आपको पता है 4 4 4 जा 16 -1 इंटू 6 6। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत आसान है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो क्या करना है, 4 4 जा 16 -6 1 जा 6। तो ये हो जाएगा 16 -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, +1। और इसे ओपन करेंगे तो फिर से 2 4 जा 8 -3 8 -3 +3, फिर से 2 6 जा 12
-12, तो ये 12 -12, तो मेरे पास आ गया 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5, और ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0, तो आ जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 0, और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 15। अब बहुत एक इंटरेस्टिंग बातें हो गई भाई। क्या हो गया, यहां पर पहले के जो सवाल थे उसमें जो भी हमने कॉलम में लिख रखा था, या फिर यहां पर जो भी कॉलम में लिख रखा था, या फिर इस तरीके से सोचिए जो भी हमने रो में लिख रखा था, अगले सवाल में हमने उसी को कॉलम में रख दिया। मतलब रोज आर चेंज इनटू कॉलम। और जब हमने इस ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के सारे रोज को कॉलम में लिखा, मतलब सारे रोज को कॉलम में बदल दिया, यहां पर कॉलम में बदल दिया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चलिए मैं इसको कॉपी करके यहां पर लाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार समझ में आ गया ना तो फिर ये याद रहेगा। फिर इसको कोने में रख देता हूं, या फिर यहीं पर ले आता हूं। नहीं, यहां पर जगह नहीं होगा भाई, इसको छोटा सा कर देता हूं, या फिर बाद में डिलीट कर दूंगा। ध्यान से देखना, यहां पर जो भी चीजें कॉलम में लिखा था 1 2 3, सॉरी रो में लिखा था 1 2 3, उसी को हमने यहां पर कॉलम में लिखा है। तो रोज आर चेंज टू कॉलम। ये रो था -146, इसी को हमने कॉलम में लिखा -146। यहां पर ये रो में था 314, और इसी को हमने कॉलम में लिखा 314। तो जो रो में था उसे हमने कॉलम में कर दिया, तो रोज आर चेंज टू कॉलम। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी 15 आ रहा था डिटर्मिनेंट का वैल्यू, और यहां पर भी क्या आ रहा था, 15 आ रहा था डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में रोज को हम कॉलम में, और कॉलम को अगर हम रोज में चेंज कर देंगे, तो वहां पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात तो हम यहां से लिख ही सकते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट में लिख लेता हूं नोट। यहां से मैं कंक्लूजन या फिर नोट लिख सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged, मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो बदलता नहीं है। इफ इट्स rows are changed into columns, column columns, and columns columns into rows, मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट का रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे तो वहां पर उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। दैट इज, यहां पर एक एग्जांपल ले ही लेता हूं मैं। मान के चलिए मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास ये था A1 A2 A3, ये मैंने कॉलम में लिख रहा हूं, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये हमने कॉलम में लिख लिया। अब कहानी बहुत आसान हो गया भाई हमारे लिए। क्या हो गया, ये जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 हमने एक एक कॉलम में लिखा है, उसी को उठा के अगर मैं रो में लिख दूंगा तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे यही पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम A1 A2 A3 है, उसी को हम अब रो में बदल देंगे, मतलब पहला कॉलम पहले रो में लिखा जाएगा अभी। ठीक है, ये देखिए रो में लिख लिया मैंने A1 A2 A3, दूसरा कॉलम B1 B2 B3 को हमने लिख लेना है दूसरे रो में B1 B2 B3,
और तीसरा जो रो है, तीसरा जो कॉलम है उसी को हमने तीसरे रो में लिख लेना है। तो मैं अगर लिख लूंगा तो हो जाएगा C1 C2 C3। और अगर मैं ऐसे लिख लूंगा तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है, हमने बस जो कॉलम्स है उसे रोज में और रोज को कॉलम्स में बदल दिया है, रोज को कॉलम्स में बदल दिया है। कैसे, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये पहले एक रो था A1 B1 C1, यही पहला कॉलम बन गया है भाई, A1 B1 C1। A2 B2 C2 पहले एक रो था, अब यहां पर वही क्या बन गया है, A2 B2 A2 B1, सॉरी ये B2 होना चाहिए था, बाय मिस्टेक मैंने ये लिख लिया है। हाँ, तो देखिए A2 B2 C2। अब जो तीसरा है देखिए A3 B3 C3 रो था, ये यहां पर कॉलम बन गया, तो रोज कॉलम में बदल गए हैं भाई, और कॉलम्स जो है वो रोज में बदल गए हैं, कॉलम्स रोज में बदल गए हैं और रोज कॉलम्स में बदल गए हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इससे क्या डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन आया? नहीं, आंसर इज नो, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कोई चेंज नहीं होता है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट में, मतलब वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर इनटू रोज। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया है। तो अगले पार्ट में हम और डिटेल में डिटरमिनेंट को समझेंगे, बहुत आराम आराम से समझेंगे, कोई बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। और छोटी छोटी बातें जो भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे नोट्स आपके कॉपी में होने चाहिए। कॉपी बहुत जरूरी है बनाना। अगर आपके कॉपी में सारी पॉइंट एक एक करके आप लिख लेंगे तो इतना मैं गारंटी देता हूं कि मेरी कॉपी के बाहर एक सवाल नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी लिख रहा हूं वही आ जाएगा, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, इस जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आईआईटी में, इस कंसेप्ट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मतलब जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वही आ जाएगा, ये तो भगवान ही बोल सकते हैं, मतलब इसके अलावा कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैं जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, सवाल जिस तरीके से मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा उसी तरीके से आप सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आईआईटी जेईई के सारे सवाल आपसे बहुत आराम आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसको आपको दोबारा से एक बार देख लेना है। कोई डाउट है तो आप जरूर पूछना है आपको, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो मैं डाउट क्लासेस अलग से लगा के वो सारे डाउट क्लियर कर लूंगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल इसलिए खोला है मैंने ताकि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बहुत कॉस्टली होता है, जैसे जहाँ पर मैं कराता हूँ, यहाँ पर 2 साल की फीस जो है 6 लाख के आसपास है। ठीक है, 2 साल में एक बच्चे को 6 लाख रुपए पे करना होता है, तो ये सब तो पे नहीं कर पाएंगे भाई। और ऐसा मत समझना कि 4,000 में कुछ बहुत बढ़िया मिल जाएगा ऑनलाइन, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत कड़वी बातें होती हैं ये। तो एक एक बच्चे का 6-6 लाख का फीस होता है, तो वो सबके लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा, यूट्यूब में वीडियो बना के लोगों को हेल्प मैं अगर मेरी तरफ से कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम अगले नए टॉपिक को लेकर स्टार्ट करेंगे और वहां पर और भी नई चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।